So good morning to all the students. Welcome back again in the class. So again I am here in front of you with a new topic, and the topic is Ohm's law. So dear student, the Ohm's law is defined by a German physicist, that is the George Simon Ohm. Basically the Ohm's law give a relationship between the current and the potential difference across the terminal. So according to Ohm's law said that the potential difference across the terminal is directly proportional to the current flowing through the wire. That is V proportional to I. So the potential difference across the terminal of the wire is directly proportional to the current flowing through the circuit at the constant temperature. Condition is that, the physical condition is that it will happen at the constant temperature. क्लियर? अगर टेम्परेचर का वेरिएंस ऊपर नीचे होगा तो फिर हमारा रेजिस्टेंस जो है कम या ज़्यादा हो सकता है, उससे हमारी क्या हो सकती है, जो हमारी करंट की वैल्यू है उस पर कुछ फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई एम अगेन रिपीटिंग, the potential difference across the terminal is directly proportional to the current that is flowing through the wire, okay, at the constant temperature. So V proportional to I. And जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट निकल के आता है, और यहाँ पर वो कांस्टेंट आपका निकल के आता है R. ठीक है, R, that is a constant here and that is known as रेजिस्टेंस. ठीक है, इस कांस्टेंट को हम क्या कॉल करते हैं, रेजिस्टेंस. बेसिकली रेजिस्टेंस हम पहले मैं आपको जो है थोड़ा बता चुका हूँ. रेजिस्टेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ द करंट, जो करंट के फ्लो होने का अपोज करता है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. सो V इक्वल्स टू आई आर, दिस इज द ओम्स लॉ. फ्रॉम हियर वी कैन इजीली कैलकुलेट I. सो I इज इक्वल टू V अपॉन R. ठीक है, तो जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, वोल्टेज के, और जो करंट है हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के. आर दैट इज द रेजिस्टेंस. ठीक है, अगर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो आपका करंट कम फ्लो होगा, अगर आपका रेजिस्टेंस कम है तो हमारा करंट क्या होगा, ज़्यादा फ्लो होगा. ठीक है, तो बेसिकली हम अपने होम्स में जो हम वायर यूज़ करते हैं, हम ऐसी वायर का सिलेक्शन करते हैं जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, बहुत ही कम हो, ताकि क्या हो, अच्छे से करंट हमारा इजीली फ्लो हो जाए. ठीक है, सो दिस इज ओम्स लॉ. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, the potential difference across the terminal of the wire is directly proportional to the current which is flowing through the circuit at the constant temperature, that is V proportional to I. V equals to IR and I equals to V upon R. ठीक है, and the unit of resistance, the unit of resistance, unit of resistance ठीक है, तो हमने जो रेजिस्टेंस का यूनिट मिलता है, ये हमने जो है जॉर्ज साइमन ओम के नेम पे ही हमने इसका नेम क्या रख दिया, ओम. ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, ओम, और इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे. ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम. क्लियर? रेजिस्टेंस विच अपोज द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. क्लियर? सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव द VI ग्राफ ऑफ ओम्स लॉ. ठीक है, तो जो ओम्स लॉ का VI ग्राफ होता है, दैट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दैट विल ओरिजिनेट फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द ग्राफ. ठीक है, ये हमेशा कहाँ से जनरेट होगा, आपका ओरिजिन से. ठीक है, तो बेसिकली सारे कंडक्टर्स यानी ऑल कंडक्टर्स विच फॉलो द ओम्स लॉ अकॉर्डिंग टू द VI ग्राफ, these are called ohmic conductor. ठीक है, and the conductor which does not follow the VI graph, that is called non-ohmic conductors. ठीक है, अब ये कंसेप्ट आपका हाई है, आप जो है 11th-12th में पढ़ेंगे इसको. क्लियर है? तो VI ग्राफ जो होता है वो हमेशा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, दैट विल ओरिजिनेट फ्रॉम द ओरिजिन ऑल्सो, ऑलवेज. क्लियर? तो स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. क्लियर? So first one factor is that the length of the conductor. Clear? So
The resistance is directly proportional to the length of the conductor. Resistance is directly proportional to the length of the conductor. Suppose a conductor which have L length, so the resistance R is directly proportional to the L, यानी कि जितना कंडक्टर का लेंथ होगा उतना ज़्यादा ही आपका क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा. ठीक है, दो हमारे पास दो टर्म्स होते हैं. फर्स्ट वन दैट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकंड वन दैट इज़ द इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर पहले क्वांटिटी में अगर पहला क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रहा है तो सेकंड क्वांटिटी अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, दूसरा चीज़ हमारे पास होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है, अगर एक क्वांटिटी हमारी जो है डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरा क्वांटिटी हमारा क्या होगा, इंक्रीज़ होगा. ठीक है, अगर दूसरा इंक्रीज़ हो रहा है तो पहला डिक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में इंक्रीज़ टू डिक्रीज़. ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी इंक्रीज़, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज़ ही होगा. क्लियर है. तो जो रेजिस्टेंस होता है वो किसी भी कंडक्टर के लेंथ के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, यानी कि अगर लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा. सेकेंड वन हमारे पास आता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या. तो सपोज दैट आप मान के चलो कि एक मेरे पास जो आप मेरा मार्कर है, सपोज दैट दिस इज़ अ वायर. ठीक है, ये वायर है, इसका लेंथ है एल लेंथ की वायर है ये. ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस होगा इसके वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज. ठीक है, सेकेंड वन हम बोल रहे हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में समझने के लिए पहले हमें क्रॉस सेक्शन समझना पड़ेगा. तो क्रॉस सेक्शन क्या है, ये वायर, तो जो इसका ये सर्कुलर पार्ट है, दिस इज द क्रॉस सेक्शन. ठीक है, बेसिकली यू कैन से दैट ए दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज द पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन इसका पाई आर स्क्वायर. तो जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, अगर एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा. ठीक है, इसका मीनिंग निकल जाता है. थर्ड वन हमारे पास है नेचर ऑफ द मटेरियल. ठीक है, अब रेजिस्टेंस जो है आपका किसी मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है. सपोज दैट हमारे पास दो वायर है, एक मैंने ले लिया, सपोज हमारे पास एक मेटल है, एक मेरे पास है आयरन, दूसरा मेरे पास है आपका सिल्वर. ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँगा, अगर हम ये डिस्कस करेंगे कि इन दोनों की नेचर के बेसिस पे किसका रेजिस्टेंस कम या किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. ठीक है, अब देखिए जो आयरन होता है, आयरन का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, और जो हमारा सिल्वर है इसका रेजिस्टेंस बहुत क्या होता है, कम होता है. ठीक है, तो ये इन दोनों का अपना नेचर है. ठीक है, अगर फिर हम इसके डीप में घुसेंगे फिर वो जो ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा सा. तो अब अभी आप इतना समझिए कि जो आयरन है इसका रेजिस्टेंस क्या होता है आपका हाई, और जो सिल्वर है हमारा इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होता है. ठीक है, इसके बेसिस पे क्या होता है, आयरन में हमारा करंट इजीली पास हो जाएगा, आयरन में हमारा करंट इजीली पास नहीं होगा, और जो हमारा सिल्वर है इसमें हमारा करंट इजीली पास हो जाएगा. ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूज सिल्वर. ठीक है, जो हमारे हाई टेक्निक्स लैब से होती है वहाँ पर हम सिल्वर वायर का ही यूज़ करते हैं. ठीक है, ताकि जो रीडिंग आए हमारा प्रैक्टिकल का उसमें कोई भी फ्लक्चुएशन हमारा ना आए. ठीक है, अब इन्हीं टर्म्स को अगर हम कोरिलेट कर दें, ठीक है, अगर इन्हीं टर्म्स को हम कोरिलेट कर दें तो हमारे पास एक नया टॉपिक निकल के आता है, हमारे पास एक नया पॉइंट निकल के आएगा, दैट इज़ द रेसिस्टिविटी. ठीक है, तो क्या है देखिए, दिस वन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, दिस वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. तो अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो क्या होगा, दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए. ठीक है, फिर वही अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो क्या निकल के आएगा, कांस्टेंट निकल के आता है. ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. हमारे पास एक नया फॉर्मूला निकल गया, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए. हेयर रो इज रेसिस्टिविटी, यहाँ पर रो हमारा क्या है, रेसिस्टिविटी. ठीक है, तो रो हमारा क्या है आपका, रेसिस्टिविटी. रेसिस्टिविटी दैट इज द रेजिस्टेंस यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. ठीक है, रेसिस्टिविटी दैट इज द
रेजिस्टेंस यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एक तो रेजिस्टेंस है पूरे वायर पे, एक उस क्रॉस सेक्शन पे भी कितना रेजिस्टेंस लग रहा है, दैट इज द रेसिस्टिविटी, ठीक है। सो फ्रॉम हियर रेसिस्टिविटी रो, दैट इज रो इक्वल्स टू ए आर अपॉन एल। यहाँ से हमारे पास रो क्या निकल के आएगा, ए आर अपॉन, क्लियर है आपका। सो रो इक्वल्स टू ए आर अपॉन एल, ये हमारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है। और बेसिकली जो हमारे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इसी फॉर्मूले से बेस्ड आते हैं, ठीक है। और इसका जो यूनिट हमारे पास होता है, इसका यूनिट हमारे पास होता है आपका, अब ये क्या है, रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस हमारा यूनिट एरिया पे है, तो इसका हमारा यूनिट हो जाएगा आपका ओम मीटर, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होता है हमारे पास, ओम मीटर, क्लियर। तो बेटा आज के लिए इतना टॉपिक बहुत है, फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक्स में हम जो है यहाँ से आगे को आपका न्यूमेरिकल्स करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।